स्वागत दोस्तों आपका अपने चलो के सामने होते हैं। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे कैसे एआईएमआईएम ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने का ऑफर दिया है। बताएंगे ऐसा क्या मैसेज दे रही है एआईएमआईएम दोस्तों, जिसे लेकर अब तैयारियां हो सकती है। बिहार में कुछ बड़े बदलाव को लेकर इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बिहार के नतीजों को लेकर अपनी जानकारी दी है दोस्तों। इसी के साथ में लालू यादव जी के परिवार में एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है दोस्तों, जिसे लेकर परिवार के अंदर से ही जोरदार तरीके से आवाजें उठनी शुरू हो गई है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और राष्ट्रीय जनता दल के साथ में मिलकर सरकार बनानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर बताकर चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अब लगातार तैयारियां चल रही है दोस्तों। अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग तरीके का ऑफर नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर है उसके अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से एआईएमआईएम की ओर से एक बड़ा ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार को दोस्तों, और दावा किया गया है कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो एआईएमआईएम बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने को तैयार है दोस्तों। इसमें एआईएमआईएम का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, 20 मंत्री होंगे, आरजेडी के 6 मंत्री, कांग्रेस के 2, एक सीपीआई माले का मंत्री होगा, एक सीपीआई एम का मंत्री होगा, और सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को 2029 के अंदर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा दोस्तों। इस ऑफर पर आपकी क्या राय है, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को एक बैठक बुलाई दोस्तों। आज बैठक में राहुल गांधी समेत कई सारे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन सहित सभी लोगों ने मीडिया को संबोधित किया दोस्तों। केसी वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग पर कई सारे दोष मढ़ते हुए कहा कि वोटों की चोरी की गई, कांग्रेस मतदान के आंकड़े की गहन जांच कर रही है, फिर बिहार में कांग्रेस की हार के कारण के बारे में मीडिया को बताएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था दोस्तों, जहां पर एनडीए गठबंधन को करीब 200 सीटें मिली थी दोस्तों। वहीं पर महागठबंधन को 40 सीटें भी नसीब नहीं हुई। 2010 के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस पार्टी का है। इस पर अब लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें लेकर उनको पूरे सबूतों के साथ आना पड़ेगा। पार्टी ने इसके लिए टीम बना दी है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो चिंताएं जताई थी उस पर पार्टी को और ज्यादा अड़िग तरीके से मैदान में उतरना चाहिए था। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं पर भी कोई भी छोटी सी चूक हो तो उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतर गई तो फिर अब चुनाव आयोग या फिर बीजेपी वाले बोलेंगे कि इनको अगर चुनाव में कोई दिक्कत लग रही थी तो ये लोग चुनाव क्यों लड़े। ये लोग चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों को अपनी स्ट्रेटजी क्लियर रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर में जैसे ही 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उसी समय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करना चाहिए था, और ऐसे चुनाव में जाने का कोई औचित्य नहीं था जहां पर अचानक से 1 महीने के अंदर 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हो। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अब पार्टी में लगातार एक के बाद एक कई सारे नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार अब सबके निशाने पर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा से आने वाले संजय यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार है। 2020 में तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई थी दोस्तों। उस समय से संजय यादव तेजस्वी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव का अच्छा खासा उनके ऊपर भरोसा था। लेकिन संजय यादव को लेकर जो जानकारी है वो ये कि उन्होंने पार्टी के अंदर फूट डाली। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बीच में फूट डालने वाले भी संजय यादव थे, और रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव जी को अपनी किडनी दी दोस्तों और राजनीति करना चाहती थी, उन्होंने कहा है कि अब वो राजनीति छोड़ रही है, अपने परिवार से नाता तोड़ रही है। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने को कहा और मैं सारा दोष अपने ऊपर लेती हूँ। यानी तेजस्वी यादव के सलाहकार के खिलाफ अब पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई है दोस्तों। हरियाणा से आने वाले राजनीतिक सलाहकार संजय यादव ने जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को अलग अलग खेमों में बांट दिया है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा दोस्तों। 2020 की तुलना में ना तो पार्टी इस बार नैरेटिव सेट कर पाई, ना ही सोशल मीडिया पार्टी का एक्टिव था, और संजय यादव केवल हर जगह दिखाई दे रहे थे। सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति रणनीतिकार है, सलाहकार है, तो वो पीछे से काम करेगा। उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, वो तो अपनी मौज में है। और संगठन और पार्टी में जो टिकटों का बंटवारा भी हुआ दोस्तों, पूरी तरीके से बेवकूफपंथी के साथ में टिकट बांटे गए थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने आता है परिहार विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ, जहां पर ऋतु जायसवाल जो एक आइडियल मुखिया के तौर पर उभरी थी दोस्तों, उनको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था और अच्छा काम उन्होंने अपने पंचायत में किया। तो पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल ने इनको टिकट देकर मैदान में उतारा। परिहार में चुनाव लड़ी ऋतु जायसवाल को केवल 600 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि परिहार से ऋतु जायसवाल को ही मैदान में उतारा जाएगा दोस्तों, लेकिन ऋतु जायसवाल की जगह स्मिता गुप्ता को मैदान में उतार दिया गया। स्मिता गुप्ता को मैदान में उतार दिया गया दोस्तों। जिस स्मिता गुप्ता को चुनाव लड़वाने के लिए संजय यादव ने टिकट दिया, वो स्मिता गुप्ता राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी सिंबल लेने के बावजूद 48,000 वोटों पर सिमट गई दोस्तों। और ऋतु जायसवाल जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी, उनको 65,455 वोट मिला। यानी सोचिए, अगर राष्ट्रीय जनता दल ने ऋतु जायसवाल को
चुनाव लड़वा दिया होता तो रितु जायसवाल यहाँ पर अच्छे खासे मेजोरिटी के अंतर से चुनाव जीत जाती दोस्तों। लेकिन संजय यादव ने जो टिकटों का बंटवारा किया दोस्तों और अपने आप को जो राजनीतिक तुर्रम खान अपने आप को समझ रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को पूरी तरीके से डुबा दिया। अगर आप भी मानते हैं कि लालू यादव की अनुपस्थिति में जो लोग अब राष्ट्रीय जनता दल में सलाहकार का काम कर रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति को समझने वाला कोई बिहारी राजनीतिकार ही होना चाहिए और रणनीतिकार वही होना चाहिए जो बिहार को समझे, ना कि हवाबाजी करे और केवल खुद को राज्यसभा का सांसद बनाना और इन सब चीजों में लगा रहे। ऐसे में संजय यादव को विभीषण बोलते हैं तेज प्रताप यादव दोस्तों। इसके पीछे बड़े तर्क हैं। अगर आप भी मानते हैं कि तेज प्रताप यादव को भी पार्टी से बाहर निकालने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ अब कार्रवाई का टाइम आ चुका है, तेजस्वी यादव को अच्छा सलाहकार रखना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें चिराग पासवान की एलजेपी को 2020 के चुनाव में 5.6% के आसपास वोट मिला दोस्तों और एक सीट तब वो जीते थे क्योंकि सारी सीटों पर चुनाव लड़े थे। इस बार उनको 5.1 यानी 5.1% वोट शेयर मिला और इस बार वो 19 सीटें जीत गए, तो उनका वोट शेयर तो घट गया लेकिन सीटों का नंबर बढ़ गया दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। और बिहार के चुनाव के नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कटिहार में बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। पार्टी ने कटिहार में एमएलसी अशोक अग्रवाल और उनकी पत्नी व कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को निलंबित कर दिया है। उन पर बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप लगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी निलंबन पत्र में कहा गया कि उनकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है और अनुशासनहीनता के दायरे में आती है, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ है। पार्टी ने उन्हें निलंबित करते हुए पूछा कि उन्हें निष्कासित क्यों ना किया जाए। इस संबंध में बीजेपी ने 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है दोस्तों। वीआईपी के उम्मीदवार सौरभ अग्रवाल ने प्रचार करने का आरोप लगाया। एमएलसी अशोक अग्रवाल और मेयर उषा अग्रवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे बेटे सौरभ अग्रवाल के प्रचार के लिए पहुंचे थे। सौरभ अग्रवाल महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे दोस्तों। इन्हीं बातों को लेकर नाराजगी जताते हुए पार्टी की ओर से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन क्या इससे मैसेज क्लियर जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले फिर से एक्टिव होकर अब कार्रवाई करनी शुरू कर रहे हैं? ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और अन्य महागठबंधन की पार्टियों को तत्काल एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। अगले दिन ही एक्शन लेकर कई सारे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर कई सारी ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों जिनको ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, वो केवल हवाबाजी कर रहे होते हैं। और अभी तक कई लोगों को निपटा दिया गया होता, पोस्ट से हटा दिया गया होता और पूरा का पूरा सही से गठन किया गया होता, चुनाव को लेकर सही से एनालिसिस किए गए होते, लेकिन वे सब अभी इतनी जल्दी दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है कि 10 महीने 12 महीने के बाद जाकर फिर एक्टिव हो। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार चुनाव का रिजल्ट अब बीजेपी के लिए अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी अब सोच रही है कि अपनी जैसे तैसे मुख्यमंत्री को बनाया जाए। आरके सिंह जो बीच चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा करते हैं दोस्तों और उन्होंने बताया था कि एक बहुत बड़ा घोटाला अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी की सरकार ने जमकर अडानी को प्रोजेक्ट दिया है, बिजली का प्रोजेक्ट दिया है, 1 रुपए के कीमत पर जमीन दी गई है। अब आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है दोस्तों। बीजेपी ने निलंबित हुए नेता को लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है, यह अनुशासनहीनता के दायरे में आता है, इससे पार्टी को नुकसान होता है, आपको पार्टी से निलंबित करने के साथ ही आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों ना आपको निष्कासित किया जाए, 7 दिन के अंदर जवाब देना है। 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे। एनडीए के कैंडिडेट पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। बिहार में 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का भी नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आरके सिंह को भी पार्टी से हटा दिया। तो आप सोचिए दोस्तों कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है। जीतने के बावजूद बीजेपी इन लोगों को पार्टी से बाहर कर रही है, निपटा रही है। तो अब सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग पार्टियां चलाते हैं और केवल शांति रहती है दोस्तों, हमेशा कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने लोगों तक पहुंचाते रहिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, मित्रों का जय हिंद। बहुत